अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू बुक, उसके चैप्टर नंबर 4 एक नया चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल्स हैं, उसका पार्ट 1 है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 का नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इससे पहले चैप्टर 12 और 11 और काफ़ी सारे चैप्टर करा चुका हूँ, मैं अपनी तरतीब से चल रहा हूँ। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन ये मैट्रिक 9 क्लास में भी लफ्ज़ आता है, जिसमें कोई चीज़ घूम रही हो। इस चैप्टर में कई वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हैं, तकरीबन 11 न्यूमेरिकल्स हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है 6 न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगले में इंशाल्लाह 5 होंगे बाकी। पेज नंबर 96 पर है। अपने साथ रजिस्टर और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़रूर रख लीजिएगा, और बुक भी रख लें तो अच्छी बात हो जाएगी, ताकि समझते रहें और नोट करते रहें, ताकि इम्तिहान की तैयारी भी होती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये टॉर्क है, इसकी कैटेगरी टॉर्क, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। आप जानते हैं कि सर जो है कैटेगरी वाइज या सिस्टमेटिक वे में कराने की कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो ये टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का एक ही न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन वार्म अप क्वेश्चन है। अ कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन ऑन अ रेंच फॉर लूजनिंग अ बोल्ट। फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर, द डिस्टेंस फ्रॉम बोल्ट टू मैकेनिक हैंड इज 0.4, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब तसव्वुर करेंगे ये जो है ये रिंच है, सही। अब जहाँ पे वो रिंच बोल्ट को लूज करेगी और जहाँ पे मैकेनिक का हैंड होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है मोमेंट आर्म। और जहाँ पे वो फोर्स लगा रहा होता है, जिस जगह से उसने हैंड होल्ड किया हुआ है, यानी यूँ समझ लें कि ये अगर मैंने पकड़ा हुआ है घुमाने के लिए, तो जहाँ से फोर्स अप्लाई होगी और जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, यानी घूमेगी वो चीज़, तो ये मोमेंट आर्म कहलाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या दरवाज़ा वगैरह हम खोलते हैं, डोर ओपन करते हैं, तो हिंजेस से लेकर नॉब तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो टॉर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब यही हमें पूछ रहा है कितनी टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट लगा उस रेंज पे, यानी पाना जिसको कहते हैं, उस पर। आसान सा न्यूमेरिकल है। फोर्स हो गई F 800 न्यूटन, मोमेंट आर्म R इसका सिंबल है 0.4 मीटर, और मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछ रहा है। टॉर्क का सिंबल ज़रा सही से बनाइएगा, टॉर्क का निशान होता है ये। टॉर्क इज़ गिवन बाय, टॉर्क का ओरिजिनल फार्मूला जो है वैसे तो ये है, क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर प्रोडक्ट, मैथ्स के चैप्टर 3 में भी मैंने करवाया था इसका, उसमें MO करके होता है मैथ्स में। अब ये जो टॉर्क है क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, जैसे A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा कभी। ये A क्रॉस B, बल्कि इसी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में AB साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर का लफ्ज़ इसी वक्त के लिए है कि मैक्सिमम टॉर्क होता है, सही है। अब हम चाहें तो डाटा में लिख सकते हैं एंगल, यानी परपेंडिकुलर एंगल है, थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर में छुपा हुआ था। अब साइन 91 होता है, मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर चलाएं, सिंपल 320 न्यूटन मीटर, न्यूटन में फोर्स, मीटर में मोमेंट आर्म, न्यूटन मीटर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अप्लाइड, सही है। अच्छा, अब इसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड या एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके हैं। कैटेगरी 2 जो है एंगुलर स्पीड, ये कैटेगरी का लगा सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसके साथ आप लगा सकते हैं, सही है। ये थोड़े अब यहाँ से मेहनत तलब न्यूमेरिकल और इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रा सही से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3
इसके ऊपर आप स्टेरिक भी लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझने के लिए भी, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी। अ कार एक्सेलरेट्स, गाड़ी स्टार्ट हुई, चलना शुरू हुई, यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, रुकी हुई थी, चलने लग गई, और एक स्पीड उसने पकड़ ली 22 मीटर पर सेकेंड 9 सेकेंड्स के अंदर। अब उसका जो टायर है गोल जो घूमता है, उसका जो उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर। सही। अब आगे कह रहे हैं दो चीज़ें, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस बताएं, रेवोल्यूशंस कहते हैं चक्कर को, रोटेशंस को के जो घूम रहा है, और दूसरा कह रहा है फाइनल रोटेशनल स्पीड जो इस दौरान टायर की थी रेवोल्यूशंस पर सेकंड में। अच्छा, इसमें यूनिट्स की थोड़ी हेरा फेरी आएगी, सही से लिखते जाइएगा जो मैं बताता रहूँगा। इसमें कह रहे हैं 9 सेकंड में गाड़ी ने स्पीड पकड़ी 22 मीटर पर सेकंड, तो टाइम हो गया 9 सेकंड, फाइनल स्पीड हो गई 22 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि गाड़ी स्टार्ट में रुकी हुई थी, फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है। डायमीटर जो गाड़ी का जो है पहिया है, टायर है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है d, और रेडियस उसका आधा होता है d/2। सही है। अच्छा, आपकी बुक वालों ने टायर की स्पेलिंग TIRE लिखी है, आप वो लिख सकते हैं, मैंने TYRE लिखी है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी सर जब बात बताए थे। डायमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाना ज़रूरी होता है, लेकिन हम पहले रेडियस बना लेते हैं क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। सही, तो रेडियस बना लेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर 100 से डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अब दो चीज़ें पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ़ रोटेशंस यानी कितना उसने चक्कर लगाया, रोटेशंस भी आप कह सकते हैं इसको, रेवोल्यूशंस भी, एक ही मायने दो चीज़ों के। रेवोल्यूशंस का मतलब भी घूमना, चक्कर, और रोटेशन का मतलब भी चक्कर। और रोटेशनल स्पीड, अब रोटेशनल स्पीड की उसने शर्त लगाई हुई है रेवोल्यूशंस पर सेकंड में निकालने की। रोटेशनल स्पीड के लफ्ज़ी मायने होते हैं एंगुलर स्पीड, क्योंकि जो चीज़ घूमेगी उसमें रोटेशन होगी, रोटेशन होगी तो एंगल बनेगा, तो एंगुलर हो जाएगा। सही है। अब इसमें एक फार्मूला होता है ओरिजिनल V = R ओमेगा, ये रिलेशन कहलाता है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ का। V जो है इसमें लीनियर है और ओमेगा जो है इसमें एंगुलर यानी रोटेशनल है। सही है। अब इन दो के दरमियान रिलेशन है ये फार्मूला V = R ओमेगा, लेकिन अब हमारे पास इसमें V है और R है, तो इससे हम ओमेगा निकालेंगे, तो रीमेक करा फॉर्मूले को, ओमेगा = V/R। सही है। V रखा हमने 22 जो सवाल में था, और रेडियस जो कन्वर्ट करके आया था वो रेडियन पर सेकंड इसके यूनिट्स होते हैं, ज़रा ध्यान से नोट करें अपने पास के। ओमेगा के एक्चुअल यूनिट्स जो हैं वो हैं रेडियन पर सेकंड। ठीक है। और क्यों है बता देता हूँ, V/R। सही है। लेकिन ओरिजिनल ओमेगा जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है थीटा एंगल है, रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं, और टाइम सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड। जैसे लीनियर स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। अब रेडियन पर सेकंड में नहीं, उसने फरमाइशी प्रोग्राम चलाया हुआ रेवोल्यूशन पर सेकंड का। सही है। अब रेडियन से रेवोल्यूशन का रिलेशन लिखें सही से, कि एक चक्कर में रेडियन कितने होते हैं। ये मैथ्स वालों को तो आता है, बायोलॉजी वाले भी लिखें, और कंप्यूटर वालों को भी आता है होगा, बायो वालों आज सीख लें। एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर जो होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है, क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है 360। 2 पाई का मतलब है 360 डिग्रीज। और इसकी हिस्ट्री क्या है कि पाई रेडियन जो होता है यानी कि आधा चक्कर, वो 180 डिग्री का होता है। यानी कितना अगर मैं घूम जाऊँ आधा यहाँ से यहाँ तक, बताएं कितना होगा एक्स एक्सिस पर, 0 से 180। सही है। यही होता है पाई। तो अब जब पूरा घूम जाऊँगा तो ये हो जाएगा 360 यानी 2 पाई। समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह, वेरी गुड। अब ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान बन गया। कैसे सर? क्योंकि अब रेडियन से अगर रेवोल्यूशन जाना है तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, सिंपल एज दैट। रेडियन से रेवोल्यूशन जाना है तो 2 पाई से डिवाइड, रेवोल्यूशन टू रेडियन डिवाइड बाई 2 पाई। अब 2 पाई से देखें, इसको डिवाइड कर दिया 75.9 को, पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से डालें या डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेटर में जो शिफ्ट करके आंसर के बराबर का बटन होता है वो दबाएंगे तो शिफ्ट करके वो डायरेक्ट पाई की निशान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। अब ये हो गया आपका रेवोल्यूशन पर सेकंड में आपकी फाइनल रोटेशनल स्पीड, ओके। अब वो नंबर भी पूछ रहा है, तादाद। अच्छा, इसमें ये ज़रा ख्याल रखिएगा,
ये क्वेश्चन जो है आगे पीछे है, आप सीधा भी कर सकते हैं। जैसे देखें बी पार्ट पहले हो गया है ओमेगा, क्योंकि अगर ये ओमेगा ना आएगा ना तो ये हमारा थीटा नहीं आएगा, और थीटा नहीं आएगा तो एन नहीं आएगा। तो ए बी की शर्त नहीं होती। अगर ये इम्तिहानी लिहाज से आप लोग पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि ए अगर पार्ट है क्वेश्चन में तो ए पहले आंसर निकालें। नो, सीक्वेंस इज़ नॉट ऑर्डर्ड। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए असल। ठीक है, तो अब थीटा जो ये बता दें ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब काम आ रहा है कैसे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सही है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये भी फॉर्मूला बन गया। एवरेज इसलिए लिखा है कि उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा है कार की, यानी यकसा चल रही है। यकसा चल रही है तो इसका इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 से उसकी एवरेज आएगी। अब इनिशियल वो रुकी हुई थी तो ज़ीरो हो जाएगी, तो उसकी गाड़ी पहिया घूमना ही नहीं शुरू होगा, तो उसकी ओमेगा भी यानी एंगुलर स्पीड भी इनिशियल ज़ीरो हो जाएगी। वी आई भी ज़ीरो और ओमेगा आई भी ज़ीरो। पॉइंट समझ रहे हैं ना भाई, यदि चलना ही शुरू नहीं हुई तो लीनियर ज़ीरो, पहिया घूमना नहीं शुरू हुआ, पहिया घूमेगा तो चलेगी ये। अब इसमें आप वैल्यूज़ रख दें। टी जो है सवाल में था 9 सेकेंड, अब काम आ गया, कैलकुलेटर चलाए, ये आ गया रेडियंस, सही है। रेडियन में हमारा एंगल चलेगा, डिग्री में नहीं, बड़ा बड़ा लिख लें। अब ये थीटा क्यों निकाले सर, क्योंकि एक चक्कर 2 पाई का, 2 चक्कर 3 4 5 घूमे जा रहा है पहिया, यही उसने पूछा है कि कितने रोटेशंस या रेवोल्यूशंस वो व्हील या टायर कवर करेगा, सही है। तो अब जितने थीटा बनता जाएगा, ये फॉर्मूला ये समझ रहे हैं आप लोग, मैंने काफ़ी 5 6 7 चैप्टर करा दिए हैं। ये सब पढ़ाते पढ़ाते बॉक्स बनाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये फार्मूला लिस्टिंग भी चल रही है, यूनिट्स और थ्योरी भी है, कॉम्प्रिहेंसिव एक बिल्कुल होल पैकेज देता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि अच्छे अंदाज में लेक्चर ले रहे हैं या सिर्फ तस्वीरें खींच रहे हैं या पॉज कर करके अपना लेक्चर को गाइडलाइन बना रहे हैं। थीटा तो देखिए जितना थीटा होगा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उतना ज़्यादा एन यानी नंबर ऑफ रोटेशंस या रेवोल्यूशंस होगा। गॉट इट। ये तो अब 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने चक्कर लगाए उस पहिए ने इतने टाइम में, कितने टाइम में, 9 सेकंड में। तो अब ये जो हमारा थीटा निकला है 341 पॉइंट, ये क्रूशियल हो गया, क्योंकि ये सही निकला होगा तो डिवाइड बाई 2 पाई से हमारा रेवोल्यूशंस आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि रेवोल्यूशन का भी अगर डेसिमल में आपके कैलकुलेटर वगैरह पे आ जाए, जैसे ये 54.9 या 55.1, तो आप इसको 55 लिखें कि वो तकरीबन पूरा चक्कर उसने कर लिया है इतना। इसको डेसिमल में ना लिखें तो बेहतर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये रिवीजन का टाइम देगा, क्योंकि जो मैंने इसमें बता दिया है वही उसमें आएगा तेज़ी से। एक वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन है, जो उसमें मार्बल शॉप पे देखो घूमता रहता है वो, उसका पहिया, उसका रेडियस दिया है 7.5। अब ये रोटेट कर रहा है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब देखिए रेवोल्यूशन और रेडियन का जो रिश्ता बताया ना, वो काम आएगा इसमें। आगे वो कह रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताएं। अब देखें, आप सोच रहे होंगे पिछले सवाल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, सर ने कैटेगरी क्यों बनवाई, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी और रेडियस से आती है, तो ये लिंक टॉपिक्स होते हैं। और आगे एक चीज़ और उसने बोल दी है कि इसको मल्टीपल ऑफ जी, ये जी वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला, उसमें कन्वर्ट करें, सही है। और लीनियर स्पीड भी पूछ रहा है, निस्बतन आसान है न्यूमेरिकल, फिर भी देखें। रेडियस सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाना सिखा दिया, डिवाइड बाई 100 करा। रोटेशनल स्पीड यानी जो अभी बताया था, देखिए काम आ रहा है ना, रोटेशनल यानी एंगुलर। अब रोटेशनल जो एंगुलर है वो ओमेगा होती है, रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन से रेडियन बनाना अभी मैंने सिखाया था। अब अगर रेडियन से रेवोल्यूशन जाना है तो डिवाइड बाई 2 पाई, तो अब खुद बताएं आप, रेवोल्यूशन से रेडियन जाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। अब रेवोल्यूशन से रेडियन जाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई, रिलेशन आपके सामने, यहाँ से उठा के वहाँ डालें कि हम रेडियन से रेवोल्यूशन गए थे, ये बॉक्स काम आ रहा है वहाँ पे भी कि रेडियन से रेवोल्यूशन जाना है तो डिवाइड बाई 2 पाई, रेवोल्यूशन से रेडियन जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, तो मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन एक और बारीकी, पर मिनट दिया हुआ है उसने सवाल में, पर मिनट, तो पर सेकंड के लिए डिवाइड बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड।
अब सोच रहे होंगे कि मिनट से सेकंड के लिए तो सर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड क्यों किया? पर अपॉन, तो पर है तो अपॉन का मिनट, अपॉन में सेकंड तो बोलेंगे तो हम डिवाइड हुआ हुआ मल्टीप्लाई है क्योंकि अपॉन में था ना वो। सही, तो ये रेडियन पर सेकंड आ गया। अब ये पुट एंड गेट का जल्दी से करें, रिक्वायर्ड लिख दिया सवाल में से। बिल्कुल ये प्रेजेंटेशन लश पश आप कीजिएगा, माशाल्लाह बोर्ड एग्जाम पूरे मार्क्स, बस वर्टिकल कीजिएगा। जहाँ पे इज इक्वल टू मैं यूँ लगा रहा हूँ एडजस्ट करने के लिए, आप सारा वर्टिकल कीजिएगा ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरा बोर्ड का प्रोफेसर आपको नंबर दे दे। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पुराना फार्मूला है, फिर भी देख लें। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सी फॉर सेंटीमीटर। सही है जनाब, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी का ओमेगा से रिश्ता भी बताया था आपको, देखिए मेरी क्लास लेंगे ना फ़ायदे में रहेंगे। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ से वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्यों? अच्छा, आर ओमेगा ओमेगा आर एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। आप सोच रहे हैं क्यों किया? क्योंकि इस सवाल में ओमेगा है वी नहीं है, ओमेगा है वी नहीं है, तो ओमेगा से बदलना पड़ेगा ना बेटा। अब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर से आर गया, ओमेगा स्क्वायर आर। पुट एंड गेट का हो गया ओमेगा स्क्वायर, जो कन्वर्ट करके आया रेडियन पर सेकेंड वो रखें, उसका स्क्वायर करें। आर जो सेंटीमीटर से मीटर बन के आए वो रखें। एहतियात बस रखिएगा कि कन्वर्जन जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लगेंगी, ओरिजिनल रख दी सब गलत हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन हो चाहे कोई सी भी एक्सेलरेशन हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका आंसर आ गया। अब ये आंसर ए का 1 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि उसने कहा है ऑल्सो कन्वर्ट इनटू मल्टीपल्स ऑफ जी, कि जी के मल्टीपल भी बनाइए। तो मैं थोड़ा सा मूव कर दूं कि आप लोगों को बिल्कुल साफ सुथरा दिख जाए। मल्टीपल्स ऑफ जी का मतलब होता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीपल। तो अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी जी से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो एक जी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, और दूसरा उसकी वैल्यू आ जाएगी जो हमारी होती थी जी की 9.8। याद आया? तो इससे फ़ायदा क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू डिवाइड करके जो आएगी वो मल्टीपल ऑफ जी हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई बाय जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मुकाबले में कितने टाइम्स हमारी इस ग्राइंड स्टोन की एक्सेलरेशन थी। ओके हो गया? लीनियर स्पीड तो बच्चा सवाल है, मुझसे पहले खुद ही कर लें। सेकंड पार्ट में लीनियर स्पीड, अगर आर पता है ओमेगा पता है तो पुट एंड गेट है। कहें हाँ आर ये रहा, ओमेगा कन्वर्ट करके जो है रेडियन पर सेकंड में, तो ये हमारी लीनियर स्पीड या वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, एंगुलर होती है रेडियन पर सेकंड में। रेवोल्यूशन पर में हो तो कभी कन्वर्ट करेंगे, या रिक्वायर्ड हो तो कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी 3 आ गई, इसके बाद जाइएगा नहीं भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल वेलोसिटी ओरिजिनल टॉपिक है तो ये इसकी कैटेगरी बना लें, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैटेगरी 3 हो गई। इसके बाद भी 2 न्यूमेरिकल करूँगा, जाइएगा नहीं। ये पुट एंड गेट का है, वार्म अप सवाल है, यानी 1 और 4 वार्म अप हो गया, 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी को वी भी लिख सकते हैं, वी ओ बी दोनों सिंबल चल रहे हैं, आपके ऊपर है, वी लिख दें या वी ओ। अच्छा, इसमें जी की वैल्यू और मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू वैसे तो गिवन करेगा, ना गिवन करे तो आप याद करें 6.674, जितने डेसिमल प्लेस ज़्यादा लेंगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और मास ऑफ द अर्थ वैसे तो हम बचपन में 6 लेते थे, लेकिन आपके फर्स्ट वाले बहुत प्रिसाइज चल रहे हैं, 5.97 या 5.972 एक्सपोनेंट 24 kg, और वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑर्बिटल रेडियस आर, फॉर्मूला याद करें ऑर्बिटल वेलोसिटी का, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। मास ऑफ अर्थ के लिए आप ई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, मैंने मिस प्रिंटिंग नहीं है, बता रहा हूँ। अगर ई लिखेंगे तो हाँ लिखें, नहीं लिखेंगे तो ना लिखें, एम लिख सकते हैं, ये भी आप और करके सिर्फ एम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं मुझे, मैं फार्मूला मेकिंग पहले करूँगा क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो रूट के अंदर है, जो गिवन है वो बाहर है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट बाहर आ जाएगा और वी पे स्क्वायर आ जाएगा, क्रॉस किया आर, वी नॉट गया स्क्वायर उधर, कैलकुलेटर जी का मास का। अच्छा, ये बता चुका हूँ मैं कई मरतबा, फिर समझ लें, कहीं पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड एक से ज़्यादा हो ना तो मल्टीप्लाई अलग किया करें कैलकुलेटर से, फिर डिवाइड किया करें, एक ही स्टेप में कैलकुलेटर मज़ेदार नहीं चलाया करें, सही है। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया एहतियात से, तो रेडियस आ गया मीटर में, ऑर्बिटल रेडियस मीटर में, कोई सा भी रेडियस हो मीटर में, जाइएगा नहीं क्योंकि 2-3 सवाल बाकी हैं। ये देख लें 2 न्यूमेरिकल,
आज के लेक्चर के। क्वेश्चन नंबर 5 ये तो उसी कैटेगरी का है, ऑर्बिटल स्पीड जो कैटेगरी 3 चल रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा उसके मुकाबले, वो तो वार्म अप था, ये इम्पॉर्टेंट है, मुश्किल न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान रखें। A satellite wishes to orbit the earth at a height of 100 km above the surface of the earth. Determine the speed, acceleration and orbital speed of the satellite. ऑर्बिटल पीरियड, सॉरी यहाँ पे ऑर्बिटल पीरियड है, स्पीड तो हो गई है पीछे, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। अब 3 चीज़ें पूछ रहा है वो, समझने का न्यूमेरिकल है। हाइट दी हुई है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसमें समझने का ये है कि ये है अर्थ, अब ये है सैटेलाइट, अब ज़मीन की सतह से ऊपर जो है उसकी हाइट दी हुई है उसने h, ठीक है। अब ख्याल रहे कि ज़मीन खुद भी गोल है, सर्कुलर है, तो इसका अपना रेडियस भी होगा जिसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। अब जब ये घूमेगा सैटेलाइट इस ज़मीन के गिर्द, ऑर्बिट करेगा इसको, तो टोटल जो हमारी हाइट आ जाएगी वो ये आ जाएगी, यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। समझे आप बात? क्योंकि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सैटेलाइट है। अब इसको ऑर्बिट करना है, घूमना है, सही है। हाइट हो गई 100 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर्स, तो ये हो गया आपका 10⁵ मीटर्स। मास ऑफ द अर्थ गिवन है क्वेश्चन में, ब्रैकेट में। अच्छा, गिवन होगा तो हम वही वैल्यू लेंगे जो दी हुई है, वरना अगर आप खुद लेंगे तो इसको 6 भी ले सकते हैं, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने 5.972 ले लिया, वो भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं अगर गिवन ना हो। लेकिन गिवन होगी तो बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी मर्जी फिर नहीं चलाएगा, गिवन में आपको बिल्कुल वही लेना है जो ब्रैकेट में गिवन हो। रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में। अब 3 चीज़ें पूछा है, स्पीड, अब यहाँ पे स्पीड से मुराद कौन सी होगी? ऑर्बिटल, मिसप्रिंटिंग नहीं है, समझा रहा हूँ कि जब कोई चीज़ घूमती है, ऑर्बिट करती है किसी अर्थ को या प्लैनेट को, तो ये ऑर्बिटल स्पीड होगी, यानी सैटेलाइट की। वरना एक बच्चा v लिख देगा और v का कोई फार्मूला ही ना लगा दे, चैप्टर 2-3 का इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, यानी ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला लगेगा तो स्पीड आएगी। ये बारीकी हो गई। एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इसके मुराद क्या है? a जो कि g के बराबर है, यानी उस हाइट पर जो हमें घूम रहा है, क्योंकि जब सैटेलाइट होगा स्पेस में होगा, स्पेस में जब होगा वहाँ हमारी ज़मीन की गाड़ी की तरह, बस की तरह, इंसानों की तरह, ट्रेन की तरह तो नहीं चलेगा कंट्रोल अंदाज में, वो ऑर्बिट करेगा, उसके हिसाब से चलेगा, तो इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस मकाम पे आ जाएगी उस सैटेलाइट की। देख रहे हैं, बारीकियाँ आ रही है, नोट करते रहें। उसके बाद ऑर्बिटल पीरियड बोल रहा है, पीरियड मतलब टाइम। अब ऑर्बिटल स्पीड तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में कराया, फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है ये। लेकिन एक चीज़ फंस रही है, बताएं क्या? कि r अगर एक बच्चे ने ये लिख दिया 100 तो गलत, अगर r उस बच्चे ने ये लिख दिया 6.38 तो गलत। पूछें क्यों? क्योंकि अगर उसने रेडियस ऑफ अर्थ रख दिया तो ज़मीन की स्पीड थोड़ी पूछ रहा है वो, समझे। और इसी तरह अगर उसने हाइट रख दी तो इसका मतलब है कि ज़मीन को, अर्थ को इग्नोर ही कर दिया उसने, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो अब ये जो मैंने बताया आपको डायग्राम से, ये वाला जो डिस्टेंस निकलेगा वो ऑर्बिटल रेडियस बनेगा, वो फिर पुट होगा। तो अभी देखें, ऑर्बिटल रेडियस यानी ये टोटल डिस्टेंस इंक्लूडिंग द हाइट एज वेल एज द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट। ये अब इसको प्लस करेंगे, ये जो आएगा ये पुट होगा, फिर कैलकुलेटर मल्टीप्लाई एहतियात से चलाएं, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग, फिर रूट ले, वर्टिकल कीजिएगा इज इक्वल टू नीचे, रूट लेके जो आएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी का निशान v भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं v0 लिख रहा हूँ। इज़ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ये हो गया आपका ए पार्ट का आंसर, सही है जनाब। दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, ब्रैकेट में ग्रेविटी इसीलिए लिखा मैंने कि सवाल में नहीं है, स्टूडेंट को क्लैरिफाई करने के लिए, समझाने के लिए, और आप एग्ज़ाम में भी लिखेंगे अगर
आपका ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो। अब ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट का। अब इसमें क्या होता है G_m_e/r²। ये मैट्रिक फर्स्ट ईयर में भी था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ अर्थ के लिहाज से ओरिजिनल फार्मूला ये होता था, अगर आपको याद हो, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू G_r²/g। ये ओरिजिनल था, मास ऑफ द अर्थ निकाले करते थे, एक टॉपिक होता था उससे। अब ये देखें हमें g चाहिए तो g उधर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कैपिटल R²। समझे? g की वैल्यू रखें, मास ऑफ द अर्थ जो सवाल है वहाँ से उठाएं, रेडियस। अच्छा अब रेडियस ऑफ अर्थ नहीं रखना है, यहाँ पे देखें r लिखा हुआ है, यानी r वो हाइट वाला, ये वाला, इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि RH अगर है, ये RH अगर है तो ये RH है। समझे? समझाने के लिए, वरना r अगर ऑब्वियस है तो r हो गया वो वाला, वरना एक भूल से अगर आपने ये r रखा रेडियस ऑफ अर्थ का तो फिर वही गड़बड़ हो गई। ज़मीन के जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगी, यानी 9.8। उस जगह पे सैटेलाइट की क्या है, समझे पॉइंट, ये चीज़। अब यहाँ पे रखेंगे हम g और m और r वो हाइट वाला जो सैटेलाइट की हाइट है, समझ गए, यानी RE+H वाला, यूँ समझेंगे ये RE+H वाला जो है फॉर्मूला है। ठीक है, कैलकुलेटर चला है मल्टीप्लाई का अलग। अच्छा मल्टीप्लाई दोबारा से नहीं करेंगे, एक और करना G_m_e जो ऊपर इसका जवाब आया वहीं से उठा लें, इसको कहते हैं हाजिर दिमागी, कि ये वैल्यू आई हुई है कैलकुलेटर से, उसी को वहाँ यूज़ कर लें। 3.991 समझे कुछ, ये चीज़ डिवाइड किया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गई एक्सेलरेशन उस पोजीशन पर, लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुई। ऑर्बिटल पीरियड ओमेगा की मैंने डेफिनेशन आज ही के लेक्चर में बताई थी, फिर भी देख लें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। थीटा एक रेवोल्यूशन का कितना होता है 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन फॉर 1 रेवोल्यूशन। सही है। अब इसमें से फॉर्मूला मेकिंग करें तो टी उधर चलाएगा, ओमेगा इधर आ जाएगा। थीटा तो हो गया 2 पाई, लेकिन ओमेगा हमारे पास नहीं है, एंगुलर स्पीड का है इस सवाल में, कहीं नहीं है। तो आज ही के लेक्चर में मैंने बताया था आपको v इज इक्वल टू ओमेगा आर, बोले हाँ, तो ओमेगा हो जाएगा v/r। अब यहाँ पे r कैपिटल है क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट है, तो अब यहाँ पे ओमेगा को रखा, यहाँ से निकाला हमने ओमेगा को v/r। सही है, इसको रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 2 पाई r/v0। अब सारी चीज़ें हमारे पास, r की वैल्यू फिर से ध्यान दिला रहा हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ मत रखिएगा, सैटेलाइट का सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, सैटेलाइट का सब कुछ फाइंड करना है। देख लें ऑफ द सैटेलाइट, ये सब चीज़ सैटेलाइट की पूछ रहा है, तो हर चीज़ सैटेलाइट की रखनी है। एक गलती हुई सारा काम और मेहनत ज़ाया। तो अब यहाँ पे देखें ऑर्बिटल स्पीड भी जो सैटेलाइट की फर्स्ट पार्ट में निकली वो, रेडियस भी ऑर्बिटल जो हमने कैलकुलेट किया प्लस करके वो, बाकी कैलकुलेटर जिंदाबाद। अब इतनी बड़ी गिनती आ गई। अब यहाँ पे एक बारीकी है कन्वर्जन की। अब उसने कहा नहीं है कि ऑर्बिटल पीरियड आवर्स में बताएं या डेज में बताएं या मंथ में बताएं, ये हमें अब सोचना है एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के घंटों में वो कितना जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो इसलिए अब 1 घंटे में बोले आप 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 से 3600 सेकेंड। तो अब इससे बन गया ये सेकंड का आवर, क्योंकि डिवाइड बाई 3600 करेंगे तो सेकंड से आवर में चले जाएंगे। तो इतने तकरीबन यानी 1.5 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करेगा। पीरियड मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। लग रहा है इतना टाइम लगा रहे हैं सर, ज़ाया कर रहे हैं टाइम आपका। नो बेटा, अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। कुछ स्टूडेंट तो मेरा इस पर क्या कहूँ, छोड़े। कैटेगरी चेंज हो रही है, आज का आखिरी न्यूमेरिकल है, कैटेगरी 4 है, इसको कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगली क्लास में भी इसका एक न्यूमेरिकल होगा। टोटल 11 न्यूमेरिकल है, बड़ी एक्सरसाइज है, 6 आज और इंशाल्लाह 5 अगले में होंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है 6 और ये भी 5। सिर्फ 1 और 4 थोड़े हल्के हैं, इन 4 को पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक डिस्क है घूम रही है जिसका डायमीटर दिया हुआ है और उसका इनर्शिया यानी उस डिस्क का इनर्शिया इतना है। इसके यूनिट ज़रा ध्यान से रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। रोटेट कर रही है अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द। इसके किनारे पे रॉक्स रख दी, यानी कि वो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो रख दिए, रॉक का मतलब पहाड़ नहीं रख दिया,
जो पत्थर या छोटे पीसेस होते हैं वो, क्योंकि आप मास से भी देख सकते हैं 0.2 kg की पहाड़ तो नहीं हो सकता, यानी 200 ग्राम का हल्का सा कोई पत्थर हो गया। ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। मज़ेदार न्यूमेरिकल है, गौर कीजिएगा क्या होने जा रहा है इसमें। उसने डिस्क जो है, डिस्क उसका डायमीटर दे दिया है, सही है। डायमीटर को आधा करेंगे तो रेडियस आएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया माशाल्लाह। अब उसने जो कहा कि जो डिस्क है वो अपने सेंटर पे घूम रही है, यानी सेंटर ऑफ मास के गिर्द, और इसके किनारों पे पत्थर रख दिए, ये एक रख दिया, ये दो और ये तीन, समझ रहे पॉइंट। तो अब क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होगा वो तो हाफ करना पड़ेगा फॉर्मूले में, यानी ये जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है I इज इक्वल टू हाफ mr², ये ओरिजिनल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। लेकिन किस वक्त, जब अबाउट द सेंटर कोई चीज़ घूम रही हो, यानी इस तरह समझें कि ये सेंटर है ना, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये अगर सेंटर है और कोई चीज़ अपने मास के साथ घूम रही हो पूरा यूं रोटेट, तो अब ये देखिए, ये अगर पूरा L था, ये ओरिजिनल फार्मूले की डेरिवेशन बता रहा हूँ, तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा, L/2 और L/2। तो इसी तरह ये वाला 2 इस वजह से है कि यहाँ से यहाँ तक हाफ है, पॉइंट समझे ये। लेकिन इसी के बरक्स जब कोई चीज़ किनारे से घूमती है, यानी ये यहाँ पे ही घूम रही है अपने मास के साथ, तो अब ये पूरा जो डिस्टेंस है वो इस्तेमाल में आएगा, क्योंकि अब सेंटर से नहीं घूम रही, यानी ये सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट समझे जो सवाल में लिखा हुआ है। और रॉक को उसने किनारे पे रखा है, देखें ऑन द आउटर पार्ट, इसमें बारीकियाँ हैं। सेंटर ऑफ मास की वजह से सर ने तय किया कि हाफ आना चाहिए, क्योंकि टोटल लेंथ का आधा, सेंटर ऑफ मास इज द हाफ ऑफ द मास, सही है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मास नहीं, पोजीशन ऑफ मास, ठीक है। और रॉक्स जो है वो आउटर पार्ट पे रखी हुई है, यानी किनारे पे रखी हुई हैं, ये किनारा हो गया। तो अब इसमें पूरा टोटल L आएगा, यानी इसमें आपको हाफ नज़र नहीं आ रहा। ये हो गई बात, यानी ये हो गई रॉक के लिए और ये हो गई डिस्क के लिए, यानी ये हमारी रॉक किनारे पे रखी हुई है, तो किनारे पे रखने की वजह से वो घूमेगी जब, तो यूँ समझे कि पूरा पूरा डिस्टेंस लेके घूमेगी यहाँ तक, पॉइंट समझे, इसमें हाफ नहीं होगा। ये बस समझ में आ गया, तो न्यूमेरिकल फारिग होने जा रहा है। डायमीटर D हो गया, हाफ किया, रेडियस हो गया। डिस्क का इनर्शिया दिया हुआ है तो D फॉर डिस्क लिख दिया। अच्छा, इसके यूनिट्स किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होते हैं, सही है। और आगे मास ऑफ ईच रॉक पूछा हुआ है उसने। अब मास ऑफ ईच रॉक जो पूछा है उसने, उससे पहले आपको मास निकालना पड़ेगा, वरना ये सवाल अटक जाएगा। अगर आप मास नहीं निकालेंगे तो ये सवाल अटक जाएगा। अच्छा, इसमें एक करेक्शन आ रही है, पता है क्यों? अब मैं हाजिर चल रहा हूँ तो चल रहा है करेक्शन, क्योंकि देखें इसका फॉर्मूला है m/r², तो मास किलोग्राम मीटर स्क्वायर में स्लैश नहीं आएगा, समझे पॉइंट, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आप भी हाजिर हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि सर ने कैसे अचानक से जागते में कुछ किया। ये आ रहा है इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई है फॉर्मूला, ये देखें ना, किलोग्राम में मास, हाँ बोल दें, और रेडियस मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, सिंपल है दैट, ओके हो गया। मास ऑफ ईच रॉक दिया हुआ है किलोग्राम में, ग्राम में कभी देगा तो आप किलोग्राम बनाएंगे। टोटल मोमेंट ऑफ सिस्टम पूछ रहा है, तो T फॉर टोटल। अब पहले डिस्क के फॉर्मूले को मैंने लगाया तो, लेकिन फंस गया मामला, क्योंकि जब तक मास नहीं आएगा आगे वाला टोटल नहीं आएगा, यानी कि इसका मास आएगा तो हम सारे काम करेंगे ना कैलकुलेशन के, सही है। तो अब ये हम करेंगे पहले कि मास ऑफ द डिस्क निकालें पहले, सही है। अब मास ऑफ द डिस्क निकालें, उसके बाद हर रॉक का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, हर रॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हर रॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कैसे, जो अभी ये वाली डायग्राम दूसरी बताई कि 0.2 × 0.0225। अच्छा, ये कहाँ से है, 0.15 का स्क्वायर, इसका आर पे स्क्वायर है फॉर्मूले में, ध्यान से, ठीक है। अब ये जो आर स्क्वायर आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका एक रॉक का आया, सिंगल रॉक, 3 रखी है, 1 2 3 नज़र आ रहा है, 3,
इसका मतलब टोटल जो इनर्शिया आएगा वो 1 + 1 + 1 3 का टोटल होगा। 4 रख देता तो 4 से होता, 2 रख देता 2 से होता, तो जब ये 3 इसलिए हुआ 3 के 3 रॉक्स। समझे बारी की ये चीज़। अब इस पर आप कैलकुलेटर चला दें 3 × क्योंकि ये 1 रॉक का आया, 1 रॉक डिस्क का उसमें ऐड हो गया, डिस्क का उसमें ऐड हो गया और ऐड होकर जो आया वो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम हो गया। ओके हो गई बात। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। लंबा चैप्टर है, एक और क्लास लगेगी इंशाल्लाह। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ है अगला लेक्चर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।